अलेक्जेंडर पेरिस फ्रांस में 5 साल से अपनी मंगेतर लॉर के साथ रह रहे हैं। एलेक्जेंडर अंत में स्वीकार करता है कि उनका भावुक रिश्ता एक दिनचर्या से ज्यादा कुछ नहीं रहा है जब लॉर उसे वैलेंटाइन डे के लिए चप्पल देती है और उनका अंतरंग समय पहले की तुलना में कम रोमांचक होता है। एलेक्जेंडर ने अपने दोस्तों टीआई और मॉर के स्वामित्व वाली समुद्र तट की झोपड़ी में कुछ दिन बिताने का फैसला किया क्योंकि उसे लॉर से छुट्टी चाहिए। जब वह एक तूफानी रात के बीच में वहां पहुंचता है तो वह एक महिला को खिड़की से प्रवेश करते और अपने हाथों पर चलते हुए देखकर चौंक जाता है। यह अलेक्जेंडर के दोस्तों में से एक की पोती फैन फैन निकला। फैन फैन एलेक्जेंडर को याद दिलाता है कि मॉर ने उसे चेतावनी दी है कि एलेक्जेंडर वास्तव में महिलाओं के लिए भगवान का उपहार नहीं है और एलेक्जेंडर को यह उत्सुक लगता है कि उनका कभी एक दूसरे से परिचय नहीं हुआ था। फैन फैन का यह भी कहना है कि उसे एलेक्जेंडर की गंध से कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वह मॉर की तरह एक परफ्यूमर बनने के लिए अध्ययन कर रही है। चूंकि केवल एक अतिथि कक्ष है, फैन फैन जोर देकर कहते हैं कि उन्हें एक बिस्तर साझा करना चाहिए क्योंकि वे जानवर नहीं हैं जिन्हें फर्श पर सोना चाहिए। हालांकि एलेक्जेंडर को शुरू में यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन जब वह कहता है कि वह उससे डरता है तो फैन फैन अपना विचार बदल देता है। क्योंकि फैन फैन एलेक्जेंडर को सोने देने के बजाय परेशान करता रहता है, बिस्तर साझा करने के लिए सहमत होना एक बुरा विचार है। भले ही ये चीजें उसे परेशान करती हैं, अगली सुबह एलेक्जेंडर फैन फैन को दूर से देखना बंद नहीं कर सकता। फैन फैन फिर से वही गलती करने से बचने के लिए एक सीधा समाधान पेश करता है क्योंकि वह जानती है कि पिछली रात की उनकी छोटी योजना पूरी तरह से काम नहीं कर पाई। वह एलेक्जेंडर को एक खाली घर में ले जाती है जिसे वह अपने गुप्त ठिकाने के रूप में संदर्भित करती है जहां वे एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं और बाहर घूमते हैं। कुछ दिनों के बाद एलेक्जेंडर को पता चलता है कि उसे लॉर और उसके माता पिता से मिलने की जरूरत है, इसलिए वह पेरिस वापस चला जाता है। जब वह अपने अपार्टमेंट में प्रवेश करता है तो एक कॉल गर्ल उसका इंतजार कर रही होती है। लॉर एक पोशाक में एलेक्जेंडर निकला और वह सोचता है कि यह उनके रिश्ते को फिर से जीवंत करने का एक मौका है। हालांकि लॉरी प्रतीक्षा करते करते थक गई है और रात के खाने के लिए तुरंत जाना चाहती है। जब वे लॉरी के माता पिता के घर पहुंचते हैं तो एलेक्जेंडर उदास हो जाता है क्योंकि वह अपने ससुराल वालों को एक उबाऊ शादी में फंसा हुआ देखता है और क्योंकि लॉरी के पिता जोर देकर कहते हैं कि उसे पारिवारिक व्यवसाय संभाल लेना चाहिए जो कि एक अंतिम संस्कार का घर है। इस बीच लॉर एक दोस्त से कहती है कि वह एलेक्जेंडर को पसंद करती है और उसे डेट करना चाहती है। जब एलेक्जेंडर अंततः अपने दोस्तों के घर वापस जाता है तो वह टीआई से कहता है कि वह फैन फैन को पसंद करता है, लेकिन वह अनिश्चित है कि क्या उसे उसका पीछा करना चाहिए क्योंकि वह हमेशा एक ही पैटर्न में गिरने से बीमार है। पहले तो उनके सभी रिश्ते आनंददायक थे, लेकिन आखिरकार जुनून कम हो गया और वे एक नियमित युगल बन गए। टीआई अवलोकन करता है कि केवल एक रात की तारीख भी असंतोषजनक होगी और एलेक्जेंडर एक समाधान के साथ आता है। प्लेटोनिक स्नेह वह फैन फैन को कोर्ट करेगा और उसे फैंसी तारीखों पर ले जाएगा, लेकिन वह उसे चुंबन भी नहीं देगा या उसे नहीं बताएगा उसे प्यार करता है। इस तरह वह अधूरी इच्छा के उत्साह का आनंद ले सकता है और छोटी छोटी बातों पर मूर्खतापूर्ण तर्क जैसे रिश्तों के उबाऊ हिस्सों से बच सकता है। वह तकनीकी रूप से लॉरी को धोखा नहीं दे रहा है क्योंकि वह चीजों को आकस्मिक रखता है। एलेक्जेंडर फैन फैन को रात के खाने के लिए पेश करता है और उसे अपनी पहली तारीख के लिए फूल भेंट करता है। उनके पास एक साथ बहुत अच्छा समय है और वे एक दूसरे के बारे में अधिक सीखते हैं, जिसमें फैन फैन की किराए का भुगतान करने में असमर्थता जैसी छोटी चीजें शामिल हैं। उस शाम बाद में फैन फैन को पता चलता है कि एलेक्जेंडर ने झूठ बोला था और यह कि यह उनके परिवार का अपार्टमेंट नहीं है। नतीजतन एलेक्जेंडर स्वीकार करता है कि वह उसे वह ऐश्वर्य प्रदान करना चाहता था जिसकी वह हकदार है। फैन फैन एलेक्जेंडर के हाव भाव से इतना द्रवित हो जाता है कि वह वास्तविक मालिकों के उसी क्षण आने से पहले किराए की गलतफहमी होने के बारे में झूठ बोलने में उसकी मदद करता है। उसके बाद एलेक्जेंडर ने फैन फैन की आंखों पर पट्टी बांध दी और उसे अपनी कार में डाल दिया, यह दावा करते हुए कि वह उसे वियना ले जाएगा। वास्तव में वह उसे एक विशेष रूप से निर्मित मंच के साथ एक टेलीविजन स्टूडियो में ले जाता है जो 1813 में वियना जैसा दिखता है। एलेक्जेंडर और फैन फैन प्राचीन काल की वेशभूषा में वाल्ट्ज का प्रदर्शन करते हैं और सबसे नाटकीय सोप ओपेरा की तरह हमला करने का नाटक करते हैं। फैन फैन बहुत निराश और आहत होता है जब एलेक्जेंडर ने उनकी दोस्ती के लिए एक टोस्ट का प्रस्ताव रखा जो मजेदार और आनंदमय है। एलेक्जेंडर रात के अंत में फैन फैन को घर ले जाने की पेशकश करता है, हालांकि वह उसे पॉल के पास छोड़ने के लिए कहती है जो उसका एक दोस्त है जो एक मूर्तिकार है जो फैन फैन का कपड़ा रहित अध्ययन कर रहा है। जब एलेक्जेंडर बाद में अपने अपार्टमेंट में लौटता है तो उसे पता चलता है कि लॉर जाग रहा है और उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह पहले ही संदेह व्यक्त कर चुकी है कि वह उसे धोखा दे रहा है। अलेक्जेंडर ईमानदार है जब वह कहता है कि वह किसी अन्य महिला के साथ बाहर गया था, लेकिन वह जोर देकर कहता है कि सब कुछ सिर्फ प्लेटोनिक था। लॉर सोचती है कि उनके साथ क्या हुआ जब उनकी बातचीत इस बात पर बहस में बदल गई कि उन्हें अपनी शादी में किसे आमंत्रित करना चाहिए। यह वादा करने के बाद कि यह सिर्फ उम्र है, एलेक्जेंडर उसके साथ प्रफुल्लित होकर उसका ध्यान भंग करने का प्रयास करता है। मॉर को पता चलता है कि वह लॉर से अनजान है जब चिढ़े हुए फैन फैन ने खुलासा किया कि अगले दिन क्या हुआ। फैन फैन और भी क्रोधित हो जाता है जब मॉर एलेक्जेंडर की सगाई का खुलासा करता है और उसके बारे में भूलने के लिए अपनी आगामी परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने का वादा करता है। हालांकि प्रत्येक तारीख के समापन पर एलेक्जेंडर को अपने अपार्टमेंट में प्रवेश करने के लिए राजी न कर पाने की हताशा के बावजूद फैन फैन अपने आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ है और उसके साथ घूमना जारी रखता है। इस बीच जब एलेक्जेंडर गुप्त रूप से फैन फैन के मकान मालिक को किराए का भुगतान करने में मदद करने के लिए जाता है तो वह पाता है कि उसके बगल का अपार्टमेंट खाली है। किसी बिंदु पर फैन फैन इस खेल से ऊब जाता है और एलेक्जेंडर को एक बार में आमंत्रित करता है। वहां वह एलेक्जेंडर से कहती है कि वह लॉर के बारे में जानती है और उसे एक अल्टीमेटम देती है, उसे फैन फैन और लॉर के बीच चयन करना होगा। फैन फैन बताती है कि वह अपने हार्मोन को सूंघ सकती है जो एलेक्जेंडर के आग्रह के बावजूद कि वह केवल दोस्त बनना चाहता है उसके प्रति उसके तीव्र आकर्षण को प्रदर्शित करता है। एलेक्जेंडर दिखावा करता है कि उसे बाथरूम का उपयोग करने की आवश्यकता है क्योंकि वह एक कोने में है, लेकिन वास्तव में वह निकटतम फार्मेसी में जाता है और नींद की गोलियां खरीदता है जिसे वह फैन फैन के पेय में मिलाता है। एलेक्जेंडर फैन फैन को भगा देता है जब वह सो जाती है। फैन फैन अगली सुबह समुद्र तट पर उठता है और केवल अपने अंडरवियर में तैरने के अवसर का लाभ उठाता है। वह उसे अपनी पीठ पर सनस्क्रीन रगड़ने के लिए भी कहती है। यह सोचकर उनके बीच तनाव बढ़ जाता है कि यह एक संकेत है कि एलेक्जेंडर अब गेम नहीं खेलेंगे।
लॉर्ड द्वारा उन्हें अचानक बाधित किया जाता है, जो एलेक्जेंडर की तरह अधिक सहज होने की कोशिश कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे एलेक्जेंडर फैनफैन को देने और चुनने वाला है। उसके पास महत्वपूर्ण समाचार हैं। वह गर्भवती है, शादी हो चुकी है और वे शादी कर रहे हैं। फैनफैन ने अलेक्जेंड्रे को थप्पड़ मारा, स्पष्ट रूप से परेशान, क्योंकि वह एक साथ जाने से पहले खुश जोड़े को बधाई देती है। लॉर्ड ने इसे नोटिस किया, जिसके कारण वह एक दृश्य बना देती है। वह चाहती है कि एलेक्जेंडर वास्तव में उसे धोखा दे ताकि उनके बीच चीजें स्पष्ट हो सकें, क्योंकि वह नहीं जानती कि वह वास्तव में क्या चाहता है। कुछ दिनों बाद फैनफैन का मूड खराब रहता है, जिसके कारण वह अपनी परीक्षा में असफल हो जाती है। इस बीच जब लॉर्ड गलती से एलेक्जेंडर से स्टोर में अपने मासिक के लिए कुछ लाने के लिए कहती है, तो उसके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है कि वह वास्तव में गर्भवती नहीं है। उसने समुद्र तट पर खुद से झूठ बोला था क्योंकि वह डरी हुई थी। अगर एलेक्जेंडर तय करने में असमर्थ है, तो लॉर्ड जोर देकर कहते हैं कि उनकी शादी विफल हो जाएगी, इसलिए एलेक्जेंडर आधिकारिक तौर पर निमंत्रण को नाले में फेंककर शादी को रद्द कर देता है। उसके बाद वह फैनफैन की तलाश करता है और उसे इटली जाने वाली बस में पाता है। वह बस का पीछा करके उससे बात करने की कोशिश करता है। हालांकि वह डरता है और बाद के बस स्टॉप पर चढ़ने से मना कर देता है। बाद में एलेक्जेंडर ने टीआई से अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि वह फैनफैन के साथ रहना चाहता है, लेकिन दिनचर्या नहीं चाहता है। एलेक्जेंडर को एक विचार आता है जब टीआई उसे बताता है कि फैनफैन को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वह अपनी छुट्टी से 10 दिनों में वापस आ जाएगी। वह उन 10 दिनों का उपयोग फैनफैन के बगल में अपार्टमेंट खरीदने के लिए करेगा, इसे सजाने के लिए उसके सामान और उसमें एक तरफा दर्पण स्थापित करें। इस प्रकार वह वास्तव में उसे देखे बिना उसके साथ रहने का दिखावा कर सकता है। क्योंकि रणनीति काम करती है, एलेक्जेंडर को पेरिस में फैनफैन के साथ बिना उसकी जानकारी के हर दिन बिताना पड़ता है। एक दिन फैनफैन ने थप्पड़ के लिए माफी मांगने के लिए फोन किया और अनुरोध किया कि वह अपने दादा दादी के साथ दोपहर के भोजन में शामिल हो जाए। वह स्वीकार करती है कि वे सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन जब वे मिलते हैं, एलेक्जेंडर यह जानकर चौंक जाते हैं कि पॉल, जो अब फैनफैन को डेट कर रहा है, भी उनके साथ आ रहा है। हालांकि एलेक्जेंडर उनके लिए खुश होने का दिखावा करता है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से ईर्ष्यालु है और एक अजीब तीसरे पक्ष की तरह महसूस करता है। एलेक्जेंडर तुरंत फैनफैन को सूचित करता है कि पॉल के बाथरूम जाने पर उसने लॉर्ड के साथ संबंध तोड़ लिया है। फैनफैन का जवाब है कि उनके लिए बहुत देर हो चुकी है। पॉल टीआई और मॉर को बताता है कि वह और फैनफैन लंच पर शादी कर रहे हैं, जिससे एलेक्जेंडर का मूड खराब हो गया। जब एलेक्जेंडर उस शाम बाद में अपार्टमेंट में लौटता है, तो वह यह सोचकर अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है कि उसने फैनफैन के साथ अपना मौका खो दिया है। हालांकि वह खुद को रोक लेता है जब वह उसे आईने के विपरीत पॉल के साथ बहस करते हुए देखता है। यह पता चला है कि वे वास्तव में डेटिंग नहीं कर रहे हैं। यह सब फैनफैन्स द्वारा एलेक्जेंडर को ईर्ष्या करने की योजना का हिस्सा था, और यहाँ तक कि मॉर भी इसमें शामिल हो गया। पॉल फैनफैन के साथ मिलना चाहता है, लेकिन वह नहीं कहती है। उसे आश्चर्य होता है कि वह एलेक्जेंडर के बारे में क्यों सोचती रहती है, जबकि वह एक योनि की तरह काम कर रहा है। फैनफैन ने स्वीकार किया कि वह एलेक्जेंडर को तब तक नापसंद करती थी जब तक उसे पता नहीं चला कि वह उसके किराए के साथ उसकी मदद कर रहा है। यह दर्शाता है कि उसके पास एक दयालु हृदय है। इस बीच टीआई एलेक्जेंडर के वन वे मिरर को मॉर को दिखाता है और मॉर फैनफैन को इसके बारे में नहीं बताने का वादा करता है। हालांकि मॉर अपना वादा पूरा नहीं करती है और अगले दिन फैनफैन अपने अपार्टमेंट में यह जानकर लौट जाती है कि दर्पण के दूसरी तरफ कौन है और स्पष्टीकरण का अनुरोध करता है। एलेक्जेंडर फैनफैन को बस का पीछा करने और उसकी मां के बारे में बचपन की कुछ बुरी यादों के बारे में बताता है, जो हर रात उसके कमरे में एक अलग आदमी होता था, एक तेज आवाज में जो दर्पण के माध्यम से सुना जा सकता था। फैनफैन बताते हैं कि उनके साथ ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें इस विश्वास के साथ उठाया गया था कि प्यार हमेशा कड़वा होगा। वह आईने को चूमती है और एलेक्जेंडर को यह दिखाने के लिए अपने शरीर को उसके खिलाफ रखती है कि उसे उसकी कितनी जरूरत है, लेकिन फैनफैन उसे याद दिलाता है कि यह पर्याप्त नहीं है जब एलेक्जेंडर केवल आईने को छूता है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त खेल हैं। एलेक्जेंडर के पास रात 10 बजे तक है उसके अपार्टमेंट में जाने के लिए, या वह उसे फिर कभी नहीं देखेगा। अलेक्जेंडर अब अपने विकल्पों पर विचार करने के लिए एक बार में जाता है कि वह जानता है कि उसे क्या करना है, लेकिन वह समय सीमा से चूक गया। जब वह अपार्टमेंट में लौटता है तो उसे पता चलता है कि फैनफैन गायब हो गया है और केवल एक पत्र छोड़ गया है जिसमें उसने अपनी बहन को फिर से देखने का वादा किया है। अलेक्जेंडर चीजों को ठीक करने के प्रयास में मॉर को बुलाता है और जब वह करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन नदी में टूट जाने के वर्षों बाद मर चुकी है। अलेक्जेंडर एक साथ अपने समय को याद करते हुए आंसू में टूट जाता है और महसूस करता है कि वह वास्तव में फैनफैन से शादी करने का मन नहीं करेगा, यह मानते हुए कि वह भी ऐसा ही करेगा। उसके अपार्टमेंट से आने वाली एक अजीब सी आवाज अचानक उसके दुहक को बाधित करती है। फैनफैन उनके और आईने के बीच की रूपक दीवार को पटक रहा है। फैनफैन बताती है कि वह एलेक्जेंडर को वापस जीतने के लिए सुबह 10 बजे तक एक नई समय सीमा